लास्ट हम लोगों ने बहुत सारा कुछ सीखा था। आज और लास्ट हम लोगों ने आईपी एड्रेस के बारे में भी सीखा था। और आईपी एड्रेस जो होता है हमारा दो होता है वर्जन नॉर्मली, एक होता है आईपी वर्जन 4 और एक होता है आईपी वर्जन 6 होता है। आईपी वर्जन में 4 में होता है आपका 32 बिट एंड 6 में आता है आपका 128 बिट। उसमें आईपी वर्जन में फिर से क्लासिफिकेशन आता है ए बी सी डी एन ई। अभी डी एन ई हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, खाली ए बी एन सी का जो आईपी सीरीज है हम लोग उसको ही यूज़ करते हैं। उसका भी कुछ कुछ रेंजेस था, हम लोगों ने ये रेंजेस भी डिस्कस कर लिया था। 0 से लेके 127 तक हमारा नॉर्मल ए क्लास में आता है। उसके बाद बी क्लास में आता है 128 से लेके 191 तक। सी क्लास में आ जाएगा आपका 192 से लेके 223। डी क्लास में 224 टू 239। इसके बाद क्लास ई में 240 टू 255। लेकिन इसका जो सीरीज है, इसका जो आपका जो रेंजेस है, इसमें आपका दो आईपी छुपा हुआ है। एक आईपी आपका क्या आ जाएगा, प्राइवेट आईपी, और एक आ जाएगा आपका पब्लिक आईपी। अभी पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है आईपी जो यूनिक होता है, जो हमारा यूनिक होता है, जो हमारा वेबसाइट के लिए होता है, जो हमारा डोमेन के लिए होता है। ठीक है, वो कहाँ पे काम करते हैं, हमेशा इंटरनेट में काम करते हैं। लेकिन जो प्राइवेट होता है वो हमारा कहाँ पे काम करते हैं, लोकल जो लैन होता है। ठीक है, तो उसमें ओनली प्राइवेट काम करते हैं। तो प्राइवेट आपका घर का अगर पीसी का आईपी 192.168.0.1 है, ये मेरे घर में भी 192.168.0.1 मेरा आईपी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन कोई अगर पब्लिक आईपी, अगर गूगल का अगर आईपी अगर मान लीजिए 1.1.1.1 है, तो ये आईपी फिक्स हो गया गूगल के लिए। आप दूसरा 1.1.1.1 नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो रेंज छुपा हुआ है इसके भीतर और एक क्लासिफिकेशन में आ जाएगा आपका प्राइवेट आईपी का रेंज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे सारा का सारा कुछ डिटेल्स में लिख के रखा हूँ, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था। तो ये लास्ट सेशन में कंप्लीट हो गया था। अभी जो रेंज है हमें उसको याद रखना है। ठीक है। सर ये जो पब्लिक आईटी एक डोमेन के लिए स्पेसिफिक होता है ना, हाँ वो वाला एक्वायर करने के लिए खरीदना पड़ता है या हाँ, क्या खरीदना करना पड़ता होता है, खरीदना पड़ता है, खरीदना पड़ता है आपको। है? ओके। आपको लेने के लिए आपको डोमेन आपको परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप इंटरनेट लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा मुझे एक आईपी चाहिए, मुझे दो आईपी चाहिए। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आईएसपी आपको वो आईपी प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, जो अभी खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसमें भी आईएसपी क्या करता है, सबनेटिंग करके करता है। लेकिन अगर आईएसपी वगैरह सबनेटिंग नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, एक ही आईपी कितना है, सिस्टम कितना है वर्ल्ड में, है कि नहीं। तो आईपी का तो मतलब ये हो गया, हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग आईपी जितना है हम लोग उसको ही यूज़ करते हैं, इसीलिए सबनेटिंग करता है, सुपरनेटिंग करता है। ये सब आएगा आप लोग के सेशन में। ठीक है, तब आप लोग समझ पाओगे सबनेटिंग सुपरनेटिंग क्या होता है। ठीक है, अभी सबनेट मैक्स क्या था वो भी हम लोगों ने देखा था लास्ट सेशन में। सबनेट मैक्स होता है खाली टू डिफरेंशिएट वेयर नेटवर्क एंड होस्ट पर्सन फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये आपको ऐसे करके अगर यहाँ पे शो करता है तो हम लोग को पता चलता है ये पार्ट हो गया आपका नेटवर्क के लिए, ये तीनों पार्ट आपका होस्ट के लिए। तो जहाँ पे जीरो होता है वो पार्ट आपका आता है होस्ट के लिए, जहाँ पर आपका 255 आएगा ये पार्ट आपका नेटवर्क के लिए रिजर्व रहेगा। इसीलिए क्लास ए में क्या है, पहला वाला जो ऑक्टेट है वो आपका नेटवर्क पार्ट आएगा, बाकी तीनों का क्या हो जाएगा, होस्ट पार्ट आएगा। क्लास बी का दो पार्ट, दो ऑक्टेट आपका नेटवर्क और दो ऑक्टेट आपका होस्ट पार्ट। क्लास सी में वैसे ही पहला 3 ऑक्टेट आपका नेटवर्क का, लास्ट का ऑक्टेट आपका होस्ट पार्ट के लिए। तो इसीलिए सबनेट मास्क के थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि कौन सा क्लास का आईपी है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख के दूँ, ये लिख के दूँ, अभी आप लोग बताओ कि कौन सा क्लास का आईपी है। 10.0.0.1 ये कौन सा क्लास का आईपी है, आप बता सकते हैं मुझे कोई?
कोई बताएगा मुझे 10.0.0.1 कौन सा क्लास का आईपी है? क्लास क्लास है सर। क्लास ए का, तो कैसे पता चला आपको? 10.0.0.1 सर। अगर मैं यहाँ पर ये करूँगा तो कौन सा हो जाएगा? क्लास सी। यस, लेकिन ये क्लास ऊपर का वाला है ए का डिटेल्स में, और नीचे वाला है सी का, तो इसको बोलता है क्लासलेस आईपी। तो ये हमें पता ही नहीं चला कौन सा है ना। ये भी आईपी सिस्टम में यूज कर सकता हो। ये जो क्लासलेस हो गया ना, इसको हम लोग कैसे बनाए? इसको हमने बनाया एफएलएसएम करके, फिक्स लेग सबनेट मास्क करके बनाया। तो इसको ही सबनेटिंग बोलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ये सब यूज करते हैं, सबनेट मार्क्स यूज करते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके कौन सा क्लास का है, ठीक है ना। ओके, तो अभी आ गया यहाँ पे, बहुत चला गया क्या? हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए प्राइवेट आईपी जो रेंज है ए क्लास के लिए कौन सा है? 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255, ये हो गया आपका प्राइवेट आईपी रेंज। अगर आप चाहे 11.0.0.1 आपका सिस्टम में डालना है, तो वो अगर सिस्टम आपका इंटरनेट से जुड़ा नहीं है तो सपोर्ट करेगा। अगर इंटरनेट से जुड़ गया तो 11 वाला आईपी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि 11 वाला आईपी कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी में ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ 11.0.0.1 में डालता हूँ पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया ना। तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। कब तक यूज नहीं कर सकते? जब तक हम लोग इंटरनेट का यूज ना करें। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो मान लो मैं ये एक पीसी ले लिया और एक पीसी यहाँ पे मैंने ले लिया, तो दोनों को मैं क्या किया, इसमें कनेक्ट किया, स्विच में कनेक्ट किया, दोनों को यहाँ पे स्विच में कनेक्ट कर दिया। इसमें मैं डाल दिया कौन सा आईपी, 11 डाल दिया, 11.0.0.1 डाल दिया, अरे 11.0.0.1 डाल दिया, और इसमें डाल दिया मैंने 11.0.0.2 डाल दिया, ठीक है। तो अभी ये जो डाल दिया मैंने, इसको अभी अप होने दो। ये एसटीपी के वजह से थोड़ा टाइम लेता है, जिसको हम लोग कन्वर्जेंस टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। ये 15 सेकेंड, हाँ अभी हो गया, ग्रीन हो गया। अभी आप यहाँ से अगर कम्युनिकेशन करना चाहेंगे तो ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन यहाँ पे पब्लिक आईपी यूज कर रहा हो अगर, ठीक है। अभी हम अगर यहाँ पे एक क्लाउड ले लेंगे, इंटरनेट ले लेंगे, यहाँ पर तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। अगर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आईपी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यानी काम नहीं करेगा। तो हमको कौन सा रेंज का देना पड़ेगा? यहाँ पे हमको देना पड़ेगा 10 सीरीज का, ठीक है। तो इसमें भी 10 और इसमें भी हमको 10 सीरीज का आईपी डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अभी फिर से कौन आया कौन आया? हाँ हेलो सर, ये वो किसका मैं है है? सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके। तो ये हो गया हमारा आईपी का। तो ये रेंज जो है हमेशा आप लोग याद रखिए, ठीक है। बी रेंज जो है इसका बहुत यूज होता है आपका सर्वर्स में, ठीक है ना। हम लोग भी नॉर्मल सर्वर में बी रेंज भी यूज करते हैं, ए भी करते हैं, लेकिन बी भी बहुत सारा जगह में होता है। इसका 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255, अगर आप यहाँ पे 32 भी लेते हैं ना, तो फिर भी आपका ये पब्लिक बन जाएगा, ठीक है ना। 32 भी अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं 172.32.0.1 अगर आप लोग यूज करेंगे, तो फिर भी ये क्या बन जाएगा, पब्लिक आईपी बन जाएगा। देखा ना आपने। तो 31 तक ही मतलब आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं लैन पे, ठीक है। तो ये जो आपका डिटेल्स है प्राइवेट आईपी का रेंज, ये थोड़ा याद रखने के लिए ट्राई करेंगे। अभी इसके बाद ये जो लिस्ट के बाद जो भी बच गया क्लास ए में कितना बचा? क्लास ए में तो खाली कौन सा लिया, 10 का ही लिया, तो बाकी तो लिया नहीं। तो 1 से लेके 126 तक कौन सा हो गया, सारा का सारा पब्लिक आईपी, ठीक है।
तो उसके बाद 128 से लेके 191 तक कौन सा हो गया, क्लास बी का हो गया। उसके बाद 192 से लेके 223 तक क्लास सी का हो गया। ये जो दो चीज़ है हमेशा याद देखिए। अभी बताइए 126 आया, 128 आया, 127 कहा गया? ये किसी को पता है 127 आईपी क्या होता है? 127 आईपी कौन किसके लिए यूज किया जाता है? अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं अगर पिंग में लगाऊंगा 127.0.0.1 मुझे रिप्लाई मिलेगा। क्यों मिलेगा ये रिप्लाई? किसी को पता है ये क्या होता है 127 आईपी? अगर पता है तो पता है बोल दीजिए, नहीं है तो नहीं बोल दीजिए। मैं पता है तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं पता है तो एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं पता है? नहीं पता है, नहीं पता है सर, ठीक नहीं है। पता है। 127 जो ये रेंज का आईपी है ना, ये रेंज नॉर्मली होता है आपका लूपबैक के लिए। ठीक है, लूपबैक आईडी किस लिए यूज होता है? ये आपका जो ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन, आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इसमें जो आपका आईपी, आपका जो टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है ही कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए ये आईपी होता है आपका 127.0.0.1। कभी आप एक बार देख लीजिएगा आपका लैन कार्ड खराब है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक बार ये टेस्ट कर लीजिएगा। अगर यही आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आपको कहीं पे भी, गूगल में भी, गूगल का तो छोड़ दीजिए, किसी में भी आपको काम नहीं मिलेगा, आपको रिप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है 127.0.0.1 हमेशा आपको रिप्लाई मिलना चाहिए। यानी ये क्या करता है ना, आपका जो खुद का इंटरफेस है लैन का, खुद से ये पिंग करा के आपको बोलता है कि हाँ मेरा जो डिवाइस है इथरनेट पोर्ट है, मेरा जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको बोलता है आपका लूपबैक आईडी। तो यही होता है लूपबैक। ए लूपबैक एड्रेस इज ए स्पेशल आईपी एड्रेस दैट रेफर्स back to the same device it was sent from, effectively creating a closed loop। हमारा सिस्टम का ये लूप क्रिएट करता है। इट्स प्राइमरली यूज फॉर टेस्टिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर, जो आपको मैंने अभी बताया, नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑन ए लोकल मशीन विदाउट इन्वॉल्विंग एनी एक्सटर्नल नेटवर्क। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज 127.0.0.1 इन IPv4। ठीक है, आपका जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, आपका जो लोकल मशीन है, अगर कोई कहीं पे भी आपका एक्सटर्नल नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, तो फिर भी ये जो है आपका पिंग करेगा ही करेगा। कोई में भी आप यहाँ पे मैंने कौन सा लगाया है, मैंने मोबाइल से मैंने इंटरनेट कनेक्ट किया है, अगर ये मैं डिस्कनेक्ट भी कर दूँ तो फिर भी ये मिलेगा। ठीक है ना, अगर मैं डिस्कनेक्ट कर दूँ तो सेशन कंप्लीट यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए मैं डिस्कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ। ये जो पर्पस है इसमें मैंने 3 पर्पस लिख के दिया है। क्या पर्पस है आप लोग एक बार देख सकते हैं। टेस्टिंग नेटवर्क सॉफ्टवेयर, आपका नेटवर्क सॉफ्टवेयर जो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए। उसके बाद इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है ये किस लिए यूज़ होता है, पर्पस पूछता है, या जो लूपबैक होता है क्यों यूज़ होता है ये पर्पस पूछता है इंटरव्यू में। ठीक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या आता है, दे एनेबल डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑन द सेम मशीन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, ये होता है आपका इंटर प्रोसेस। और जो ट्रबल शूट क्या होता है, लूपबैक कैन हेल्प डायग्नोस प्रॉब्लम विथ योर टीसीपी आईपी स्टैक और इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको चेक करने के लिए मैंने अभी बताया आपको, आपका अगर लैन कार्ड ठीक है कि नहीं चेक करने के लिए जो आपका है लैन कार्ड, और हम लोग इसको आईपी जो देता है ना, आईपी हम लोग कैसे देता है, हम लोग प्रॉपर्टीज में जाके जो हमारा टीसीपी आईपी है ये है आपका टीसीपी आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो टीसीपी है ये चेक करने के लिए ही ये होता है, यानी नॉर्मल ये भी चेक करता है, और पूरा का पूरा जो ये प्रॉपर्टीज है जो जो आपका यहाँ पर ये सारा का सारा एक साथ में चेक करने के लिए हमारा लूपबैक एड्रेस यूज किया जाता है। अभी रिवर्स आईपी एड्रेस पेज क्या होता है, इन एंटायर रेंज 127.0.0.
0 to 127.255 इज रिजर्व फॉर लुक बैक, इसीलिए हम लोग 127 सीरीज यूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया? अभी एक से लेके 126 तक क्लास ए का हो गया। 127 को छोड़ के खाली 127 का जो सीरीज है आईपी का, तो ये है सीरीज का रेंज, तो ये रिजर्व होता है खाली लुकबैक के लिए, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। और जो हमारा लोकल होस्ट जो बनता है ना, तो वो भी हमारा इसके ऊपर ही बनता है। ये लोकल होस्ट आपको जब मैं ये कराऊंगा ना मैन इन द मिडल अटैक, तो आपको लोकल होस्ट बना के दिखाऊंगा, सर्वर बना के दिखाऊंगा, तो उसके बाद में यही आईपी यूज करूंगा। ठीक है, ये मैं क्लियरली आप लोग को दिखा दूंगा उसकी टाइम पे। उसके बाद आ गया आपका अपीपा। अपीपा पता है किसको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मतलब इंटरव्यू में पूछे जाने वाला। देखिए ये जो मैंने जो कंटेंट बनाया है, हमेशा आप लोग याद रखिए, अगर इस कंटेंट को पूरा का पूरा याद कर लिया ना, तो मैं हर एक टाइम में बोलूँगा, आज भी बोलूँगा, कल भी बोलूँगा, हर एक टाइम में बोलूँगा, आप कोई भी L2 रिलेटेड इंटरव्यू आराम से क्रैक कर पाएंगे और L3 भी क्रैक कर पाएंगे। इतना एडवांस मैंने बनाया और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप बोलिए अपीपा के बारे में पता है आपको? ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग क्या होता है? किसी को पता है? नहीं पता है या पता है? अगर नहीं पता है तो बोलिए, मैं प्रैक्टिकल करा के आपको समझा दूंगा। किसी को भी पता है? नीतू पता है? सर मैं एक बार ट्राई कर सकूंगा? हाँ हाँ मैं एक बार ट्राई कर सका सर, हाँ, ऐसे ही बोलो, हाँ बोलो बोलो, डेफिनेटली। ये जो कंप्यूटर ऑटोमेटिक आईपी डिटेक्ट करता है, जो ऑक्टेन आईपी करके, वो वाला को आईपी बीएच बोलता है ना ये सर? या हाँ एग्जैक्टली सही पकड़ा है, लेकिन क्यों क्यों ये मतलब क्यों होता है ये, लेता क्यों है वो अपीपा? वो आईपी एड्रेस सेम नहीं हो, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए ऑटोमेटिक असाइन करता है ना ये सर? अभी प्रैक्टिकल करके देख ले, ठीक है? ठीक ठीक तो है। हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्शन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने के बाद हमें, अभी ये जो प्रैक्टिकल करने वाला हूँ ये आप लोग को मिलेगा, लेकिन अभी आपको अगर मैं सिखाऊंगा तो मतलब सेशन से हट जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कोडिंग में करके आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा। ठीक है, अभी ये वाला मेरा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, आईपी यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था आईपी कितना, हम लोग कैसे कैसे आईपी हम लोग सिस्टम को असाइन कर सकते हैं। आइदर हम लोग स्टैटिक लगाएंगे, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएचसीपी कर सकते हैं। हमारा सिस्टम में भी क्या है, हम लोग अगर यहाँ पे जाएंगे सिस्टम, मान के चलो मैं इसको ही पकड़ लेता हूँ। मैं यहाँ पर जाने के बाद ऑप्शन कितना मिलता है हमको, 2 मिलता है ना? अगर आप ऊपर वाला चूज करो तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, अगर नीचे चूज करो तो आपको देना पड़ेगा, राइट? तो जो ऑटोमेटिकली होता है वो कैसे होता है, डीएचसीपी सर्वर से लेता है आईपी, और जो नीचे होता है वो स्टैटिक होता है। अगर डीएचसीपी सर्वर से लेता है तो आईपी जो सर्वर होता है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको आईपी खुद से देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे देखो मैं डीएचसीपी में क्लिक किया, क्या हो गया, डीएचसीपी फेल, अपीपा इज बेइंग यूज्ड, ये हो गया आपका। अपीपा का रेंज होता है 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255, ये होता है अपीपा का रेंज, ये पूछ लेता है अपीपा। अभी देखो ये डीएचसीपी सर्वर फेल लिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ भी डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया ही नहीं।
ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बनाएंगे, यही राउटर को हम लोग बनाएंगे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसी राउटर को मतलब DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राउटर में जाएंगे। जाने के बाद ये मैं जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम आएगा तब आप लोग को सिखा दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं फटाफट से करके देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। 10.0.0.1 एक मैं यहाँ पर DNS सर्वर भी ले लेता हूँ। DNS सर्वर इसमें लगा लूँगा, DNS सर्वर ये हो गया DNS सर्वर। तो इसका मैं IP लगाऊंगा 10.0.0.2 लगाऊंगा, 10.0.0.1 लगाऊंगा, ठीक है। डोमेन नेम लगाऊंगा मैं G2.com डाल देता हूँ। नेटवर्क लगाऊंगा मैं अभी करूँगा IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस दे। ठीक है, मैंने अभी क्या किया, ये जो राउटर है इसको मैंने DHCP सर्वर बना दिया। अभी अभी देखो क्या होता है। अभी मैंने इस पे गया, IP में गया, स्टैटिक में किया, अभी DHCP में क्लिक कर दिया। अभी देखो IP ले रहा है ना। कहाँ से लिया IP, मैंने IP दिया है क्या, नहीं दिया ना। 10.0.0.3 ले लिया। 3 क्यों लिया, क्योंकि मैंने DNS सर्वर को क्या दे रखा था 10.0.0.2 और मैंने सर्वर को मैंने बोला है भाई तुम IP दो सही है लेकिन 10.0.0.1 मत दो, 1 मत दो, क्योंकि 1 तुम्हारा ही IP है सर्वर का और तुम IP दो सही है, इस रेंज का IP दे दो तुम, नीचे वाला जो नेटवर्क है, लेकिन तुम कौन सा मत दो 10.0.0.2 मत दो, क्योंकि तू किसका है, DNS सर्वर का है, ये DNS सर्वर का है IP। तो अभी इसके बाद मैंने जब भी मैंने DHCP में क्लिक किया IP ले लिया। अभी मैं दूसरा कोई भी एक सिस्टम जो पहले इसको बोलता है फीफो, ये कौन सा है 10.0.0.3 ले लिया। अगर मैं इसमें जाऊंगा 4 ले लेगा, ठीक है। सॉरी 4 ले लिया। अगर मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ इसमें जाता हूँ इसको 5 लेगा। देखो क्यों 5 लेगा, क्योंकि इसको फीफो बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो DHCP करा मैंने, 5 हो गया। इसके बाद जो भी लूँ मैं मेरा मर्जी, इसको 6 बना लेता हूँ मैं, DHCP 6 हो गया। अभी इसका मैं देता हूँ, इसको भी बना लेता हूँ DHCP हो गया 7। अभी सारा का सारा में क्या होगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा सक्सेसफुल। इसके बाद सक्सेसफुल, इसके बाद सर्वर तक जाता है कि नहीं, मेरा सर्वर तक भी मेरा सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। अभी मान के चलो ये वाला लिंक तुम्हारा क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। जो हम लोगों ने लिंक बनाया था ना, ये वाला लिंक क्या हो गया हमारा, डिस्कनेक्ट हो गया, यानी क्या हो गया, बंद हो गया, लाल हो गया। यानी अभी जो सर्वर से IP मिलने वाला था किसको, PC को, अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो लिंक है ये खराब हो गया है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा, एक बार स्टैटिक लगाऊंगा, DHCP लगाऊंगा, तो ये क्या दिखाएगा आपको, DHCP फेल। क्या हो गया, अभी जो ये सिस्टम है ना वो ट्राई कर रहा है IP लेने के लिए, किसको पूछ रहा है, हमारा यहाँ पे कोई नेटवर्क में DHCP सर्वर है क्या नहीं। तो ढूंढ ढूंढ के देखा DHCP सर्वर उसको नहीं मिला।
तो इसमें क्या लिखा दिया, जब भी DHCP फेल होता है तब एपीपा रन होता है, हमेशा याद रखना। एपीपा एक ऐसा आईपी एड्रेस है जो सिस्टम को थोड़ा टाइम के लिए अपना खुद से एक नेटवर्क में विदाउट एनी नेटवर्क एक आईपी बना के देता है अपना सिस्टम के ऊपर, खुद से सिस्टम खुद से क्रिएट करते हैं ये आईपी, और विद द हेल्प ऑफ दिस आईपी यू कांट डू एनीथिंग, तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए आप आईपी लेस होने से आप बच जाओगे। ठीक है, अभी मैं अगर दूसरा में भी चाहूँगा तो अगर मैं इसमें भी जाऊँगा ना, स्टैटिक करा के DHCP कराऊँगा तो ये फेल दिखाई देगा, यहाँ पे फेल आ जाएगा, फेल हो गया। अभी नेक्स्ट फिर से अगर DHCP सर्वर क्या हो, अभी डाउन हो गया है, अभी अगर मैं इसको अप कर दूंगा तो फिर से क्या हो गया, ये अभी कन्वर्जेंस के लिए 30 सेकंड का टाइम लेता है, जिसको बोलता है STP प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये सब भी आएगा आप लोग का प्रैक्टिकल के टाइम में, तब समझ लीजिएगा। हेलो सर। हाँ सर बताइए। अच्छा, ये आपने जो राउटर को DHCP सर्वर बनाया ना, यस यस ये यस, किसी राउटर को भी बना सकता है हम लोग? कोई भी राउटर बना कौन सा सकते हैं, राउटर? कोई भी राउटर। मैं यहाँ पर मान लो मैं और एक राउटर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो और एक राउटर लेने के बाद मैंने इसको भी किया, इसको भी लगा दिया, ठीक है। इसको लगाने के बाद अभी देखो ये इसमें कुछ कॉन्फ़िगर किया नहीं है, डाउन है अभी, ये अभी ऑफ हो गया है। अभी इसका क्या था, फिर से DHCP क्या था, अपीपा ले रहा था, अभी फिर से स्टैटिक करो, फिर से DHCP में करो, फिर से ये क्या लेगा, DHCP ले लिया है ना। अभी मुझे क्या चाहिए ना, ये भी एक DHCP सर्वर है, मुझे मैं क्या करता हूँ भाई, एक मैं और बना लूँगा भाई DHCP सर्वर, इसको भी बनाऊंगा, इसको 2 नंबर वाला सर्वर बना लूँगा रिडंडेंट के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको भी बनाऊंगा एक, तो इसको बनाने के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लूँगा क्योंकि 0/0/0, ठीक है, ओके। तो नो अभी मैं दूसरा आईपी ले लूँगा, जो हम लोगों ने ब्रॉडबैंड राउटर जो है ना सर, जो घर में चलाता है, उसमें भी हाँ हो जाएगा ना ये हाँ, वाला? उसमें भी बाय डिफॉल्ट होता है DHCP। ओके। हाँ, अच्छा उसमें अच्छा। जो होता है ना घर में, जो छोटा वाला जो होता है ना, उसमें GUI मोड में बाय डिफॉल्ट मतलब कंपनी से आता ही है, क्योंकि उन लोग को पता ही है घर में जाएगा तो बहुत सारे लोग यूज़ करेगा, ठीक है ना, शेयरिंग करना है, तो DHCP खुद से आ जाता है। आप वहाँ पे खुद से जाके लॉगिन करके आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो अपना हिसाब से, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, अभी मैंने इसको एक DHCP सर्वर बना दिया। अभी मैं क्या करूँगा ना, ये वाला जो पुराना वाला सर्वर है, तो इसमें मैं आपका ये लिंक डाउन हो गया। अभी देखो इसका जो DHCP सर्वर है, इसका आईपी दूसरा दूसरा पीसी लोग उठाएगा। देखो अभी मैंने आईपी में गया, स्टैटिक में गया, DHCP में गया, उठा लिया ना 192.168.0.1 है ना। अभी इसमें मैं जाऊंगा, इसमें कौन सा उठा रहा था, 10 सीरीज का, ठीक है चलो भाई, इसको हमें दूसरा नंबर दूसरा जो है 192.168.0.3, क्योंकि मैंने इसका जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन था नेटवर्क मैंने कौन सा बनाया, इसके मैंने बनाया। तो एज पर जो आप बनाओगे कॉन्फ़िगर करोगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिस्टम लेगा। तो ऐसा करके हम लोग DHCP सर्वर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अभी मैं ये जो दिखाया आप लोग को प्रैक्टिकल क्यों दिखाया, क्योंकि आप लोग को एपीपा आराम से समझ में आ गया। एपीपा कहाँ होता है, जहाँ पर भी DHCP फेल हो जाएगा, हम हमेशा याद रखिए,
सर्वर DHCP सर्वर कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं? एक तो हम लोग राउटर में बनाते हैं, नहीं तो हम लोग क्या कहाँ कहाँ पे जो सर्वर होता है ना, सर्वर यहाँ पे भी हम लोग बना सकते हैं, जो ये DHCP, ठीक है ना। यहाँ पर भी सर्वर पूल लेके, गेटवे लेके, DNS सर्वर के स्टार्ट IP सबनेट मार्क्स डाल के हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये विंडोज सर्वर में भी बना सकते हैं, लाइनक्स में भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो CCNA मॉड्यूल है उसमें राउटर में बनाने के लिए सिखाता है, तो हम लोग यहाँ पे राउटर में ही सीखेंगे। लेकिन CCNA के बाद जो आपका विंडोज़ मॉड्यूल आएगा तो हम लोग तब सीखेंगे विंडोज़ सर्वर में कैसे DHCP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी के लिए आप लोग यही याद के रखो, एपीपा कब यूज होता है, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस, जब भी आपका DHCP सर्वर के साथ जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। अभी मैं इसको शट डाउन कर लिया, अभी मैं ये जो है ये अगर केबल ही नहीं रहा, ये अगर केबल ही नहीं रहा, ठीक है, केबल नहीं रहा तो क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट होने के बाद क्या कुछ लेगा, पहले से ऊपर से तो ये वाला डाउन है, अभी इसका केबल मैंने काट दिया तो क्या हो गया, फिर से DHCP फेल हो गया, किसी को नहीं मिला। अभी अगर मैंने इसको अगर ऑफ कर दिया, इसको अगर मैं यहाँ पे नो साथ ऑफ कर दिया, तो ऑफ करने के बाद थोड़ा टाइम बाद ये जब ग्रीन हो जाएगा तब इससे ये DHCP ले लेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कौन सा लेता है। पहले तो हमारा कौन सा था, 192 ये सीरीज ले रहा था ना, कहा गया इसमें नहीं, कहाँ से मैंने देखा था एक में, हाँ इसमें 192 सीरीज ले रहा था ना। अभी इसमें ये देखता है कौन सा लेता है, अभी इसको थोड़ा सा ग्रीन होने दो, इसमें 30 सेकंड का टाइम लगता है। ओके सर, ये वाला ना, एक और अब क्वेश्चन है। हाँ ये हम लोग का जो ये DHCP सर्वर डाउन होने से ये अभिपा में ले लेता है ना नेटवर्क यस ना, यस तो यस, अभिपा में नेटवर्क अपने आप ले लेता ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली लेगा, ये ऑटोमेटिकली लेगा। और कम्युनिकेशन सर, ये ऐसा होने से कम्युनिकेशन कंटिन्यू करेगा क्या, नहीं करेगा, तब कम्युनिकेशन ये? आपका अगर DHCP फेलर हो जाएगा। ये हाँ अपीपा हाँ, मतलब ऑटोमेटिकली IP क्यों लेता है, ताकि ये सिस्टम खुद से वर्क कर सके, खुद का सिस्टम देख सके, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए नहीं होगा ये, ओके ओके ठीक है ना। ओके, यस यस। क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर तो मैंने मान लीजिए यहाँ पर 169 ये भी एक तो IP ही है ना, ये भी एक IP ही है 169। अभी तो ये तो चल रहा है, ये 10 वाला ही लेगा अभी। ये भी तो एक IP ही है ना। हाँ ये IP ले लिया 169 254 92 76। अभी देखो इसमें सेवेंटी वन 144, ठीक है। अभी इन दोनों में देखते हैं क्या होता है। सक्सेसफुल हुआ ना, तो टेम्पररी चलने के लिए, टेम्पररी बेसिस पे चलने के लिए ये सक्सेसफुल हो गया अभी, ठीक है ना। लेकिन आप इस सीरीज को, जो ये सीरीज है, ये वाला सीरीज में तो राउटर में एक्सेप्ट करोगे, अलाउ करोगे, नहीं करोगे ना। तो इसीलिए ये मतलब जब DHCP फेल होता है, टेम्पररी पर्पस में आपका सिस्टम से दूसरा सिस्टम यूज़ करने के लिए होता है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सिस्टम क्या IP ले रहा है। अभी इसको पता नहीं होगा, ये जो यूज़र है, ये मैं नाम लेता हूँ इसका, राम लेता हूँ, इसका मैं लक्ष्मण ले लेता हूँ। अभी राम को पता नहीं होगा लक्ष्मण क्या 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 है IP, ठीक है ना। अभी लक्ष्मण को पूछेगा भाई आपका IP क्या है, तो बोलेगा कि भाई मेरा तो DHCP चला गया, ये बोलेगा हाँ मेरा भी चला गया, तो कौन सा है बताओ, ये बताएगा 169.254.70.144, ठीक है। तो ये वाला IP उठाएगा, ये वाला IP उठाएगा, और ये देखेगा इसका 9276, ठीक है। इसको भी ये करके एक बार पिंग करके देख लेगा। डालना ही पड़ेगा, ये कौन सा था, 169 254 71 144 69 254 71 144, ठीक है। ये मिला ना रिप्लाई। अभी इन लोग को एक दूसरे से पूछना पड़ेगा
अगर मान के चलो ये वाला जो सिस्टम जो लगा हुआ है ना, 1 2 3 4 5, इसमें ये तीनों जो है, ये तीनों मान के चलो ये तीनों आईटी डिपार्टमेंट का हो गया, तो इन तीनों को तो पता है ये तीनों अपना काम कर लेगा, लेकिन ये दोनों हो गया भाई एचआर डिपार्टमेंट का लोग, इनको कैसे पता होगा अपिपा क्या है, तो फंस जाएगा ना। तो ये हो गया थोड़ा टेम्पररी टाइमिंग के लिए, अगर डीएचसीपी प्रॉब्लम होता है तो आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। जो आईटी वाला बंदा है वो काम कर पाएगा, जो नॉन आईटी वाला बंदा है तो वो अटक जाएगा। अभी समझ में आ गया आप लोग को अपिपा डिटेल में? An APIPA automatic private IP address is a self-assigned IP address that a device automatically uses when it cannot obtain an IP address from a DHCP server. ठीक है, this feature is typically found in Windows based operating system and is used when device DHCP client cannot communicate with a DHCP server. The APIPA address range is ये range आप लोग याद रखिएगा, 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255। अपिपा में कुछ डाउट है? नहीं ना, चलो। अभी आ जाता है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको बोलते हैं OSI रेफरेंशियल मॉडल। ये जो है आपका इंटरव्यू L1 है, L2 है या L3 नेटवर्क का मैनेजर का पोस्ट भी है, ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय OSI रेफरेंशियल मॉडल। ठीक है, तो बात क्या है ना, इसमें मैं आपको डिटेल में आसानी से समझा दूंगा ताकि आपका डाउट ना रहे इसके ऊपर। ठीक है, इसमें टोटल 7 लेयर होता है, हाँ 7 लेयर का एक लेयर होता है OSI का। किसी को OSI के बारे में सुना है ना सबने? OSI के बारे में सबने सुना है? नीतू यस सर। यस बताओ यस तो सुना क्या है। है OSI? कोई बताएगा मुझे OSI क्या होता है? नहीं बताएगा कोई भी? बताओ नीतू, आपने बोला है ना अभी आपको पता है बोल के। देखो यहाँ पे कोई भी ये नहीं चल रहा है, एग्ज़ाम कोई नहीं चल रहा है, मैं भी आप लोग के जैसा ही हूँ, मैं भी काम करता हूँ। और ऊपर से ये तो क्या बोलता हूँ, इमली तो मेरा कॉलीग है, ठीक है ना, तो इतना परेशानी के बाद नहीं, गलती मेरे से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, तो बात शेयर करो, शेयर करने से ही ना आप लोग जो जब बोलोगे ना तब याद रहेगा इस चीज़ को। जी सर। हाँ सर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन सर। हाँ, क्या होता है बेसिकली, क्यों यूज़ किया जाता है इसको? सर नेटवर्क में डाटा ट्रेवल के लिए। एग्जैक्टली लेकिन ये चीज़ क्या सर है मतलब? सर ये पता नहीं है सर। हम्म, क्या होता है चीज़ है वैसा ही? चलो इमली, कुछ पता है इसके बारे में? सर ये OSI मॉडल एक प्रोटोकॉल है जो डाटा ट्रांसफर हम्म करने के लिए, जैसे कि उसका प्रोसेस होता है, हम्म जैसे कि रिसीविंग एंड में आप भेज रहे होने से तो फर्स्ट एप्लीकेशन में जाएगा, प्रेजेंटेशन सेशन ऐसा ऐसा होगा, हम्म रिसीविंग के लिए 1 से 7 तक होगा। और दूसरा वाला है हम्म TCP IP, हम्म वहाँ में तो सिर्फ हम्म 5 आया मॉडल ही चलाता है। ओके, ठीक है। टाइमिंग आपको? हाँ सर, ये एक मतलब मेरा जो नॉलेज है इसका इसके हिसाब से ये एक सिस्टमेटिक मतलब जो प्रोसेस होता है हम हम्म लोग का, जो वेब ब्राउजर में नहीं तो चलाता है, हम्म इसके अंदर मैकेनिज्म जो होता है, हम्म। ये इसका ये डाइसेक्ट करके दिया है। ओके, फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा, क्या करता है, उसके बाद कहाँ जाना है, ये सब। यस यस एग्जैक्टली, जो आप लोग तीनों ने बताया वो ही है। मैं उसको थोड़ा पॉलिश करके दूँ,
थोड़ा सा। ओके प्लीज सर, ठीक है, प्लीज मैं यस थोड़ा सर। सा पॉलिश करके देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, और जब भी इंटरव्यूअर पूछे तब आसानी से आप लोग समझा पाए। ठीक है, देखो पहले जो ओएसआई का डिटेल्स है, ये हमारा 1984 से पहले ये था ही नहीं, ये बोल के कुछ था ही नहीं। ठीक है, पहले का टाइम का बात कर रहा हूँ। ये लॉन्च हुआ मतलब 1984 के टाइम में। एक्चुअली क्या है, इससे पहले जो 1980 था, 81 जो भी 84 से पहले क्या था ना, हमारा मान के चलो एक सर्वर हो गया, एक नेटवर्क डिवाइस हो गया। ठीक है, उसमें ना सर्वर मान के चलो एचपी का है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस मान के चलो इसमें जूनिपर लगा हुआ है। तो ये दोनों वेंडर क्या हो गया, जूनिपर हो गया अलग वेंडर, मतलब अलग कंपनी। एचपी हो गया अलग वेंडर, मतलब अलग कंपनी। तो इन दोनों के बीच ना सिंक नहीं हो पाता था, मतलब कम्युनिकेशन करने का जो प्रोसेस है ये मतलब नहीं हो पाता था बिफोर 1984। उसके बाद ऐसा अगर होता रहता तो क्या होता आज के टाइम में आप लोग सर्वर यूज करते हो तो वो भी आप एचपी का यूज करो, राउटर यूज करते हो वो भी एचपी का लगाओ, स्विच यूज करते हो वो भी एचपी लगाओ, मॉनिटर जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो वो भी एचपी करो। मतलब सारा का सारा सेम वेंडर का यूज करना है। लेकिन क्या होता है ना, इसमें सर्वर एचपी का ठीक है, लेकिन स्विच राउटर एचपी का उतना ठीक नहीं बनता है। तो इसमें अगर हम लोग जाते हैं तो सिस्को जाता है। ठीक है ना, तो इसमें अगर हम लोग फायरवॉल जाता है तो फायरवॉल एचपी का है ही नहीं, है ना। फॉर एग्जांपल फायरवॉल किसका आता है, सिस्को का आएगा, आपका पालो ऑल्टो आएगा। ठीक है ना, आपका चेक पॉइंट आएगा, सोफोस आएगा। तो ये काम करेगा, इसके साथ नहीं करेगा। तो ये जो इशू है ना, ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम लोग आईएसओ बोलता है, आईएसओ ने एक मॉडल लॉन्च किया जिसको बोलता है ओएसआई रिफरेंशियल मॉडल, मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन, जिसका नाम पे ही पता चलता है ओपन है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, मतलब इंटर कनेक्ट करता है अलग अलग वेंडर के बीच। एचपी जूनिपर के बीच अभी पॉसिबल है, एचपी सिस्को के बीच पॉसिबल है, एचपी पालो अल्टो के बीच पॉसिबल है, एचपी चेकपॉइंट के बीच पॉसिबल है। मतलब ओपन सिस्टम इंटर कनेक्ट, ये नाम याद रखो, नाम में ही इसका सॉल्यूशन है। ओपन कर दिया सबको, मतलब वेंडर को ना ओपन कर दिया, सब लोग सब वेंडर सबके साथ काम कर सकता है। तो इसको ही बोलता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ये हो गया आपका ओएसआई का क्या हो गया, हिस्ट्री। ठीक है ना, अभी अगर आप लोग हिस्ट्री बोलोगे तो जो आपका इंटरव्यूअर है वो सही है, उसको तो ठीक लगेगा, हाँ बढ़िया है भाई, हिस्ट्री बोल दिया मतलब आपको डिटेल्स पता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको ओनली हिस्ट्री बोलने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद ये क्या है, कैसे काम करते हैं, तो कैसे काम करते हैं, हमें ये जो काम करते हैं इसमें काम करने के लिए 7 लेयर होता है पहले। ठीक है, तो 7 लेयर में जब पढ़ाई करता था ना, मैंने जब इंजीनियरिंग करने के टाइम पे, तो मैं क्या करता था आपका, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस, मैं ऐसे करके याद रखता था। तो प्लीज मतलब क्या हो गया, फिजिकल, डू मतलब हो गया डेटा लिंक, नॉट मतलब हो गया नेटवर्क, टेक मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट, सेल्स मतलब हो गया सेशन, पर्सन मतलब हो गया प्रेजेंटेशन, एडवाइस मतलब हो गया एप्लीकेशन। अभी बताओ ये कैसे काम करते हैं। अभी
अभी ये जो फिजिकल है इसको हमेशा L1 बोलते हैं, लेयर 1। डेटा लिंक लेयर 2 बोलते हैं, नेटवर्क लेयर 3 बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर 4 है, सेशन लेयर 5 है, प्रेजेंटेशन लेयर 6 है, एंड एप्लीकेशन लेयर 7। अभी एकदम आराम से याद रखो इस चीज़ को। जब फिजिकल होता है, फिजिकल में आपका लेयर 1 होता है तो उसमें ओनली सपोर्ट करता है वायर वगैरह, ठीक है। उसके बाद लैन जो पोर्ट है वो पोर्ट सपोर्ट करेगा, ये क्या फिजिकल है ना, फिजिकल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हब जो एक डिवाइस है था ना, मैंने बताया था, वो भी आपका फिजिकल में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अभी ये क्या करता है फिजिकल लेयर, जो आप लोग एक सिस्टम है, ए सिस्टम ए और ए सिस्टम बी हो गया, अभी इसके साथ ये कनेक्ट है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए पहले क्या करेगा, केबल लगाएगा ना, पहले दोनों साइड केबल कहाँ लगाएगा, RJ45 पोर्ट में लगाएगा। तो ये हो गया, इसीलिए फिजिकल लेयर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हब, अगर पहले का टाइम में था हब, अभी तो हब नहीं चलता है, ठीक है, तो हब भी फिजिकल लेयर में ही आता है। उसके बाद आगे आपका डेटा लिंक, तो हब नहीं यूज करेगा, तो डेटा लिंक लेयर को लेयर 2 बोलते हैं। यानी लेयर 2 L2 में क्या आएगा, स्विच आएगा। स्विच में क्या सपोर्ट करता है, मैक, और लेयर डेटा लिंक लेयर का और एक आपका क्या है सब लेयर बोलता है, जिसको LLC बोलता है, लिंक लॉजिकल कंट्रोल बोलता है उसको, ठीक है। ठीक है, उसको बोलता है लिंक लॉजिकल कंट्रोल। अभी स्विच में अगर लेयर 2 में अगर स्विच आता है तो स्विच में हमारा क्या सपोर्ट करता है, स्विच में मैक एड्रेस सपोर्ट करता है, हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है कि नहीं। जब केबल लग गया, केबल लगने के बाद यहाँ पर केबल कैसे लगा, ये स्विच के थ्रू लगा, ठीक है ना। और स्विच में क्या, एक मैक, और यहाँ से जो कनेक्ट होता है इसमें क्या सपोर्ट करेगा, मैक सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। और एक आ गया आपका जिसको बोलता है लिंक लॉजिकल कंट्रोल बोलता है, ठीक है। लिंक लॉजिकल कंट्रोल का मेनली काम होता है आपका, लिंक लॉजिकल कंट्रोल का मेनली आपका काम होता है जो आपका जो मतलब एरर रेक्टिफिकेशन का काम भी ये करता है। अगर कुछ अगर नेटवर्क लेयर से अगर जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें अगर इश्यूज है, उसको भी रेक्टिफिकेशन करने का काम यही हमारा डेटा लिंक लेयर का L2 लेयर का भीतर ये LLC करता है। मैक का काम होता है उसको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, नेटवर्क लेयर, उसको हम लोग लेयर 3 बोलते हैं। अगर लेयर 3 आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, IP एड्रेसिंग, और IP एड्रेस हम लोग कहाँ लगाते हैं, राउटर पे और L3 स्विच पे। तो उसके बाद नेटवर्क लेयर आ गया, नेटवर्क लेयर हम लोग लेयर 3 में आता है। तो लेयर 3 मेनली IP एड्रेस असाइन करने के लिए, केबल लगा दिया मैक हो गया, केबल लगा दिया मैक हो गया, अभी कम्युनिकेट करने के लिए क्या करेगा, IP तो डालना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर भी IP डाल लेगा। और उसके बाद अगर ये अलग नेटवर्क हुआ, ये अगर अलग नेटवर्क हुआ तो क्या, उसके बाद एक राउटर भी यूज करेगा। तो यहाँ पर राउटर आ गया, राउटर का काम। और L3 स्विच में भी हम लोग नेटवर्क लेयर बोल सकते हैं, क्योंकि ये L3 के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्रोटोकॉल्स आएगा। प्रोटोकॉल्स यानी कौन सा, राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी रिप, EIGRP, उसके बाद OSPF, BGP वगैरह, ये सब आपका राउटिंग प्रोटोकॉल। यानी आप जो एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क तक जो कम्युनिकेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करके, यहाँ पर हम लोग रिप भी कर सकते हैं, OSPF भी कर सकते हैं, EIGRP भी कर सकते हैं, BGP भी कर सकते हैं। ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क को रीच कराते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो पार्ट हो गया ये नेटवर्क लेयर में आ जाएगा। और नेटवर्क लेयर का सबसे बड़ा काम होता है बेस पाथ सिलेक्शन, बेस पाथ सिलेक्शन। यानी
जो नेटवर्क जाएगा कौन सा, कहाँ से जाएगा, यहाँ पे दो रास्ता है ए से बी जाने के लिए। एक हो गया नीचे का लाइन और एक ऊपर का लिंक, ठीक है। अगर यहाँ पे डिसाइड करेगा कि बेस पार्ट कौन सा है, हमारा ए से बी तक जाने के लिए भाया इस रूट से जाए या भाया इस रूट से जाए, और ये असाइन होता है, ये डिपेंड करता है आपका कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट, और उसको असाइन करते हैं मैट्रिक वैल्यू। ये आपको कहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, OSPF में, जिसका नाम ही होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट, जो बेस्ट पाथ के लिए जाना जाता है OSPF, ठीक है। तो जब मैं कॉस्ट और मैट्रिक, जब OSPF आएगा तब आप लोग को कॉस्ट मैट्रिक समझ में आ जाएगा। या अभी के लिए आप लोग जान के रखो कि नेटवर्क लेयर जो होता है वो L3 लेयर होता है, उसमें नॉर्मली IP एड्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें राउटर आता है, क्योंकि राउटर हम लोग L3 डिवाइस भी बोलते हैं। उसमें L3 स्विचेस भी आता है, स्पेशली जो नेटवर्क लेयर के लिए डिजाइन किया होता है, और उसको जब चलने के लिए प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ता है तो उसमें राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, जैसे RIP, EIGRP, OSPF, BGP वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और नॉर्मली नेटवर्क लेयर यूज़ किया जाता है बेस पाथ सिलेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर। ये देखो, ये जो लेयर है ना, ये लेयर इसको बोलता है आपका कोर लेयर, नहीं तो हाइब्रिड लेयर भी बोल सकते हो। ये तीनों जो हो गया पार्ट, ये डाउन का आता है, नीचे का लेयर, ठीक है ना। इसको आप हार्डवेयर लेयर भी बोल सकते हो, नहीं तो आप इसको डाउन लेयर भी बोल सकते हो। नॉर्मली हम लोग हार्डवेयर लेयर ही बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सारा का सारा डिवाइस हार्डवेयर होता है। और ऊपर का जो ये तीन पार्ट होता है, सेल्स, पर्सन और एडवाइस का, जो सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन का होता है, इसको आप लोग अपर लेयर भी बोल सकते हो, नहीं तो सॉफ्टवेयर लेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो 20 का हो गया, इसको हम लोग कोर लेयर बोलते हैं, और नहीं तो हाइब्रिड लेयर भी बोल सकते हैं। अभी ये कैसे काम करते हैं, इसमें दो प्रोटोकॉल यूज होता है, एक TCP और एक UDP। अभी मुझे कोई बता पाएगा TCP और UDP में डिफरेंस क्या है, क्या होता है TCP UDP? एनी आइडिया? अगर है तो बताओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैसे भी डिस्कस करेंगे। क्या होता है TCP, क्या होता है UDP? ठीक है, चलो मैं ही बोल लेता हूँ। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP में ना 3-वे हैंडशेक होता है, यानी एक डिवाइस A हो गया और एक डिवाइस A हो गया, ये पहले पहले हेलो मैसेज भेजेगा, हेलो, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलेगा, ये भी फिर से एक बार हेलो मैसेज भेज देगा। तो ये जब हेलो भेजेगा, पहले पहले ये जब हेलो भेजेगा, ये फर्स्ट टाइम के लिए, कि बोलेगा हेलो आई एम दिस दिस दिस, हो गया। तो ये बोला, ये ए हो गया और ये बी हो गया। उसके बाद बी बोलेगा हाँ आपका हेलो मुझे मिला है, तो बी बोलेगा हाँ मेरा भी हेलो है आपका, आपको, मैं हूँ बी, मेरा नाम है बी, ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा, बी को और एक मैसेज देगा, उसको बोलता है SYNCACK, मतलब सिंक एक्नॉलेज्ड। मतलब क्या हो गया, ए ने बोला हेलो आई एम ए, उसके बाद बी ने बोला हाँ मैं भी बी हूँ, मेरा भी हेलो आप ले लो। उसके बाद ये ए बोलेगा कि हाँ हम लोग अभी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, और आपने जो हेलो बोला मुझे मिल गया, और उसका एक्नॉलेज मैं आपको कर रहा हूँ। उसके बाद ही इन दोनों के बीच ना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा। इसको ही बोलता है 3-वे हैंडशेक। ये आपको इंटरव्यू में पूछता है 3-वे हैंडशेक कहाँ पर होता है, कौन सा प्रोटोकॉल में होता है, आपको बोलना पड़ेगा। TCP में 3-वे हैंडशेक होता है, लेकिन UDP में 3-वे हैंडशेक नहीं होता है। TCP में क्या होता है, कनेक्शन लेस्ड होता है, सॉरी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। UDP में कनेक्शन लेस होता है। TCP में आपका डेटा जो है आपका लॉस होने का चांसेस नहीं होता है, लेकिन UDP में डेटा लॉसेस का चांसेस
बहुत होता है, क्योंकि यूडीपी ये थ्री वे हैंडशेक नहीं करता है। ऊपर से कौन डेटा ले रहा है कौन नहीं ले रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए यूडीपी जब डेटा देता है ना, इसको जिसको मिल रहा है उसको वेरीफाई करता नहीं है, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है उसका मतलब नहीं है, उसको खाली यूडीपी में क्या है, डेटा भेजो खाली। इसीलिए यूडीपी फास्ट होता है, टीसीपी थोड़ा स्लोअर होता है, ठीक है, हो गया ना। अभी देखो यूडीपी में डेटा लॉसेस चांसेस क्या है, अभी जो हम लोग जो कन्फ्रेंस कर रहे हैं ना वो यूडीपी में चल रहा है। इसीलिए अगर 20 में अगर मेरा नेटवर्क डाउन हो गया, कोई भी क्रैकिंग आ गया, तो उस टाइम का जो रिकॉर्डेड है आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूडीपी में चल रहा है। यूडीपी में कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा, डीएचसीपी में चलेगा, ठीक है ना। डीएचसीपी में क्या होता है, एक बार आपने डाल दिया कौन सा क्या है इसको देखने के लिए टाइम नहीं है भाई, डाल दो जिसको देना है दे लो भाई। लेकिन टीसीपी ऐसा नहीं करता है, टीसीपी पहले चेक करता है किसको देना है, उसका डिटेल ले लेता है, उसका डिटेल लेने के बाद फिर से एक्नॉलेज करता है। इसीलिए तो टीसीपी में डाटा लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन यूडीपी में डाटा लॉसेस होने का चांसेस बहुत होता है। हो गया। अभी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें आपको पता चला यहाँ पे दो प्रोटोकॉल काम करता है नॉर्मली। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी कनेक्शन लेस है। टीसीपी में थ्री वे हैंडशेक सपोर्ट करता है, यूडीपी में थ्री वे हैंडशेक सपोर्ट नहीं करता है। टीसीपी में डाटा लॉसेस होने का चांसेस बहुत कम होता है, यूडीपी में डाटा लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यूडीपी फास्टर होता है रदर देन टीसीपी, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है ना, जो डेटा आपका आएगा यहाँ पे ये क्या करेगा, सेगमेंटेशन बनाएगा। सेगमेंटेशन ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, डेटा सेगमेंटेशन। मतलब जो एक मूवी है, एक मूवी अगर ए ने बी को देने के लिए ट्राई किया तो मूवी का फाइल साइज कितना होगा, मान के चलो तुम्हारा हो गया, मान के चलो 5 MB हो गया, ठीक है। तो उसको 5 MB को मूवी को छोटा छोटा टुकड़ों में इसको बांट देगा, तो उसको ये बोलता है सेगमेंटेशन। जैसे हाय हाउ आर यू, ये जो मैसेज है अगर ये मैसेज सेगमेंटेशन करेगा ना, हाई को 1 में डालेगा, हाउ को 2 नंबर में डालेगा, आर को 3 नंबर में और यू को 4 नंबर में। तो ऐसा छोटा छोटा पार्ट करके ना इसको ही डेटा आपका जो सेगमेंटेशन होता है ना, इस यहाँ पे ही डेटा हेडर एंड फुटर निकलता है। जो आगे चल के यहाँ पे देखो 5 MB का पार्ट छोटा छोटा करके दे दिया, लेकिन ये जो जब जाएगा ना नेटवर्क इधर में जब बी में पहुंचेगा ना, यही छोटा छोटा पार्ट का टुकड़ा एक करके ऐसा होगा, उसका हेडर जाके इसका फुटर में लगेगा, दूसरा का हेडर जाके उसका फुटर में लगेगा। तो ऐसे ही डाउनलोड का काम होता है और डेटा ट्रैफिक जो होता है सेंड का काम होता है। हमेशा आप लोगों ने देखा है जब कोई एक मूवी कोई एक चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो क्या डाउनलोडिंग प्रोसेस करता रहता है। जब तक 100% नहीं होता है तब तक आप उस मूवी को देख पाते हो नहीं ना। क्यों नहीं पाते हो, क्योंकि उसका कंप्लीट पैकेज आपके पास आया ही नहीं। अगर आपका हेडर फुटर मिसिंग है तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। पहले तो ये सेगमेंटेशन बना के भेज देगा, उसके साइड में ये वाला सिस्टम क्या करेगा, डी सेगमेंटेशन करेगा उसको, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है, एक साइड से जाता है, एक साइड लेता है, फिर से एक साइड देता है, दूसरा साइड लेता है, ठीक है ना। ये सेगमेंटेशन का पार्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेल्स यानी सेशन क्या होता है, जब आप लोग कोई भी जीमेल वगैरह नहीं तो मतलब फेसबुक वगैरह क्या करते हो, लॉगिन करते हो। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करने के टाइम में क्या पूछता है आपको, ऑथेंटिकेशन पूछता है। मतलब आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, जिसको हम लोग ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। अगर आपका ऑथेंटिकेशन से ही है तो फिर भी है आप लॉगिन कर पाते हो। यानी ए से बी तक अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो बी का ऑथेंटिकेशन ए को चाहिए। अगर ए के पास बी का ऑथेंटिकेशन नहीं है तो सेशन लेयर क्रिएट नहीं होगा। अगर सेशन क्रिएट नहीं बनेगा तो ए को किसी का भी काम हो नहीं पाएगा। जब तक ऑथेंटिकेट है तब तक काम करते रहते हो। जब ऑथेंटिकेशन फेलर हो जाता है यानी सेशन आपका कट जाता है और आप उसमें कुछ काम नहीं कर पाते हो। यानी आपने फेसबुक में लॉगिन कर लिया, लॉगिन जब तक आप लॉगिन हो आपका सेशन बना हुआ है तो उस सेशन में आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी को मतलब फीड आप कर सकते हो, रील वगैरह अपलोड कर सकते हो, यानी सब कुछ काम कर सकते हो एज पर योर फेसबुक इंस्ट्रक्शन।
ठीक है ना, मतलब आपका सेशन जारी है। जब आप लॉग आउट कर दोगे यानी क्या हो गया, आपका सेशन क्लोज हो जाएगा। तो उसी टाइम में जो दोनों के बीच जो कम्युनिकेट है वो चला जाएगा, और सेशन लेयर का काम वही होता है जो ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल में काम करता है। सब कुछ हो गया, हो जाने के बाद आपका पर्सन यानी प्रेजेंटेशन में आएगा। प्रेजेंटेशन का काम ही क्या होता है, जो डेटा पैकेट भेजता है ना, वो किस अगर ए अगर बी को भेज रहा है तो क्या करके भेजेगा, कॉम्प्रेस करके भेजेगा, एनकोडिंग करके भेजेगा, ठीक है ना, एनक्रिप्ट करके भेजेगा, ताकि 20 का कोई भी अनवांटेड अटैकर इसको डिकोड ना कर पाए, ठीक है ना। तो एक साइड से भेजेगा कंप्रेस करके, एक साइड से भेजेगा एनक्रिप्ट करके, एक साइड से भेजेगा आपको एनकोडिंग करके, और दूसरा साइड क्या करेगा, वही चीज रिवर्स करेगा, यानी कंप्रेस को डीकंप्रेस करेगा, एनकोड को डिकोड करेगा, और एनक्रिप्ट को डिक्रिप्शन करके ये एक्सेस कर लेगा। उसके बाद जो एडवाइस हो गया एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर यानी आपका क्या हो जाएगा, वेब ब्राउज़र जो आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन है। अगर एक मूवी भेज रहा है तो मूवी को कहाँ पर देखोगे, विंडोज मीडिया प्लेयर, तो आपका वो क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। अगर आप कोई एक फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो फाइल ट्रांसफर करने का सर्विस कौन सा है आपका, आपका सर्विस है एफटीपी, तो वो भी एक एप्लीकेशन लेयर का काम कर रहा है। तो ये सब जितना भी एप्लीकेशन के थ्रू आप ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लेके आप एक्सेस कर रहे होते हो, तो उसको ये बोलते हैं आपका एप्लीकेशन लेयर। तो ये पूरा का पूरा आपका OSI रेफरेंशियल मॉडल मैंने आपको पूरा आसानी से समझा दिया, ठीक है। अभी इसका थोड़ा डिटेल मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। तो मैंने आपको हेलो, कंसेप्शन एक्सक्यूज समझा दिया। मी। अभी देखो एप्लीकेशन में ऊपर से एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद आप लोग बोलना। एप्लीकेशन लेयर ऊपर से आ गया, तो वी यूज कंप्यूटर फॉर सर्विसेज लाइक वेब सर्विस फॉर HTTP। वेब सर्विस जो है वो कहाँ से काम करता है, आइदर HTTP नहीं तो HTTPS। अगर HTTP काम करेगा तो कौन सा पोर्ट नंबर 80, अगर HTTPS काम करेगा पोर्ट नंबर कौन सा 443, ठीक है ना। तो ये सारा जो सर्विसेज होता है आपका वेब ब्राउजर में, SMTP में, DNS में, ये सारा का सारा आपका एप्लीकेशन लेयर के भीतर आता है। उसमें MS ऑफिस भी पड़ जाएगा, वेब ब्राउजर भी पड़ जाएगा, आपका विंडोज मीडिया प्लेयर, VLC मीडिया प्लेयर, जहाँ पर भी आपका रिसोर्सेज जो है वही आपको एक्सेस जैसे करना है उसके हिसाब से काम करेगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, डाटा प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट्स ओरिजिनल फाइल टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। लाइक ओरिजिनल फाइल क्या है, टेक्स्ट फाइल है, इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट फाइल बोलने से किसी को पता चलेगा, कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, जब आप .txt लिखोगे। कंप्यूटर को ऑडियो बोलने से पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। कंप्यूटर को क्या पता चलेगा, MP3। जो क्या करता है प्रेजेंटेशन लेयर, ओरिजिनल फाइल को वो एक स्टैंडर्ड फाइल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, original file to standard format means presentation layer converts process is called data encoding। जो मैंने अभी बताया, ये जो प्रोसेस हुआ ना ओरिजिनल टू स्टैंडर्ड, इसको ही बोलता है एनकोड करना, ठीक है ना, इसको ही बोलता है एनकोड करना। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट्स टू एनकोडिंग बट डेस्टिनेशन डजंट अंडरस्टैंड द एनकोडिंग, सो इट अगेन कन्वर्ट फाइल, इट्स कॉल्ड डिकोडिंग। मैंने अभी बताया एक साइड से जब जाता है तब एनकोड होके जाएगा, और दूसरा साइड में एनकोड पता नहीं पड़ता है तो एनकोड को डिकोड करा लेगा, बस काम यही है। उसके बाद क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर वन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एक साइड से जाएगा एनक्रिप्ट होके, दूसरा साइड में वो डिक्रिप्ट होके खुल जाएगा। यानी HTTP में नॉर्मल टेक्स्ट नॉट सिक्योर हो गया, ठीक है ना। अभी अगर हमको इसको सिक्योर बनाना है तो नॉर्मल टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। साइफर टेक्स्ट में क्या आता है, HTTPS आता है, यानी पोर्ट 80 से लेकर हमको पोर्ट 443 में डालना है, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एनक्रिप्ट होके चला जाएगा। अभी जो ये बात हो गया कन्वर्ट्स नॉर्मल टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, इसको ये बोलता है एनक्रिप्शन। हमेशा याद रखो, एनक्रिप्ट यानी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरा को पता ना चले, इसको ही एनक्रिप्शन बोलता है। यानी जो मैं यहाँ पे एक आपको एनक्रिप्ट करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में
आ जाए। एनाबल में राउटर में पासवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है। एनाबल पासवर्ड मैंने G2 डाल दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं एन कर दिया, उसके बाद शो रन मैंने कर दिया। अभी जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, मैंने पासवर्ड डाला, ठीक है, एनाबल पासवर्ड G2। अभी जो पासवर्ड डाला, अभी तो देखो जब कोई शो रन करेगा उसको तो दिखाई दे रहा है पासवर्ड। अगर ये दिखाई दिया तो क्या होगा, अटैक का चांस होता। दूसरा जो बंदा है वो देख लेगा तो क्या दूसरा बार वो लॉगिन करके खुद से कुछ ना कुछ कर देगा। अगर हमें इसको एनक्रिप्ट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एनाबल पहले नो, मैं खाली ये आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग पासवर्ड लगाएंगे, एनाबल ठीक है। अभी मैंने ये लगा दिया, लगा देने के बाद मैंने यहाँ पर भी मैंने डाला G2 ही डाला, ठीक है। अभी मैं शो रन करता हूँ, तो शो रन करने के बाद यहाँ पर देखो फिर से अभी मैंने क्या किया, नॉर्मल टेक्स्ट से जो सिंपल क्लियर टेक्स्ट था उससे मैंने साइफर टेक्स्ट में किया। देखो अभी एनाबल सीक्रेट क्या आ रहा है, ये जो मेरा G2 का पासवर्ड है ना ये आ रहा है। अभी दूसरा यूज़र यहाँ पे देख ले तो उसको पटक से पता चल पाएगा कि क्या कौन सा है पासवर्ड, नहीं पता चल जाएगा। इसको ही बोलता है आप लोग का क्लियर टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट एनक्रिप्ट करना, ठीक है। और ये सब हमारा डिवाइसेस में होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर इसमें, और उसके बाद और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डेटा कॉम्प्रेशन एंड डीकॉम्प्रेशन। जो हमारा क्या होता है, साइज जो है कंप्रेशन सबको पता है, एक रिड्यूस करता है, और डीकम्प्रेशन क्या करता है, फिर से बैक टू नॉर्मल साइज बना देता है, ठीक है। सेशन लेयर क्या मैंने अभी बताया, व्हेन वी लॉग इन थ्रू जीमेल फेसबुक देन वी गो to an application like web browser, then we need to enter an ID and password, then session is established between user and Gmail server. Login मतलब session establish, working with Gmail मतलब session maintaining, logout मतलब session terminate. Session layer keeps active the session until you sign out from Gmail. मैंने अभी बताया आप लोग को थोड़ा टाइम पहले। ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने अभी बताया। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, मेनली आपका डेटा सेगमेंटेशन का काम होता है। उसके बाद मेनली काम क्या होता है आपका टीसीपी और यूडीपी का सेगमेंटेशन मेनली काम होता है इसमें मैंने फिर ये सब लिखा है, आइडेंटिफाई डिवाइसेस, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग ये भी होता है, सीक्वेंसिंग, रीअसेंबलिंग, एरर करेक्शन, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेगमेंटेशन। ये सब नहीं बोलोगे तब भी चलेगा, सीक्वेंसिंग नहीं बोलोगे तब भी चलेगा, लेकिन सेगमेंटेशन नहीं बोलोगे नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ही होता है सेगमेंटेशन करना। और ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने क्या बताया, टीसीपी और यूडीपी दो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। अभी टीसीपी मैंने हैंडशेक के बारे में बता दिया था, ये जो है हैंडशेक का प्रोसेस हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। अभी उसके बाद यूडीपी में डज नॉट एक्नॉलेज मतलब हैंडशेक नहीं होता है, यूडीपी इज लेस सिक्योर। अभी बताया मैंने टीसीपी 3 वे हैंडशेक करता है, लिटिल बिट स्लो है यूडीपी से। क्यों है, क्योंकि ये 3 वे हैंडशेक करता है इसीलिए स्लो है, यूडीपी कोई भी हैंडशेक नहीं करता है इसीलिए फास्ट है। सेगमेंटेशन यानी क्या हो गया, इफ़ योर साइज इज 5 MB एंड कंप्यूटर एनआईसी डजंट सपोर्ट 5 MB, हमेशा याद रखो अगर तुम एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम तक फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो लेकिन तुम्हारा एनआईसी कार्ड सपोर्ट ही नहीं करता इवन 5 KB ऑल्सो, तो ये क्या करे, इट कैन सपोर्ट लेस देन 1500 बाइट। तो वो ही काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट, कैन डू फाइल इनटू डिफरेंट सेगमेंट बिलो 1500 बाइट। ये जो 5 MB का फाइल है वो 1500 से नीचे करता है। ये क्वेश्चन में पूछता है एनआईसी कार्ड कितना साइज तक डाटा सपोर्ट करता है, हमेशा बोलना 1500 बाइट से लेस देन बाइट सपोर्ट करता है एनआईसी में, ठीक है। तो सेगमेंटेशन का काम क्या होता है, 1500 के नीचे ये सेगमेंट करा के देता है, जैसे हेलो हाउ आर यू 1 2 3 4 5 ऐसा करके 5 सेगमेंटेशन में बना दिया, उसके बाद डेटा को भेज देगा। उसके बाद नेटवर्क लेयर में आ गया। नेटवर्क लेयर में मैंने अभी बताया, नेटवर्क लेयर क्या हो गया आपका, ये भी हार्डवेयर लेयर हो गया। इसमें क्या आता है आपका जो प्रोटोकॉल होता है उसमें राउटर आईपी काम करता है, राउटर प्रोटोकॉल काम करता है, और सबसे नंबर 1 चीज़ जो है बेस पाथ सिलेक्शन।
ये बोलना ही बोलना है। आईपी काम करता है सही है, लेकिन बेस पाथ सबसे बेहतर यही काम होता है नेटवर्क लेयर में। तो बेस पाथ नहीं चुनेंगे तो कौन सा रूट से जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, तो नेटवर्क लेयर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसका जो प्रोटोकॉल होता है राउटिंग का, तो ये सब रीप EIGRP OSPF वगैरह ये करता है, और ये लेयर 3 का नेटवर्क होता है। ठीक है, डेटा लिंक में मैंने अभी बताया 2 सब लेयर होता है, एक मैक होता है और एक होता है LLC। मैक जो आपका फिजिकल होता है वही मैक बोलता है। इट कंबाइंस पैकेज रिसीव फ्रॉम L3 बाइट्स इनटू बाइट्स एंड बाइट्स इनटू फ्रेम। ये मतलब क्या होता है, जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक में होता है उसमें पैकेट में फ्रेमिंग करता है, इसका काम ही यही है मैक का मेनली। ठीक है, उसके बाद फिजिकल में क्या आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा। मीडिया यानी क्या, फिजिकल डिवाइस, कॉपर मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया, वायरलेस मीडिया, ये सब मीडिया आ जाएगा। यही होता है डिटेल्स। अभी OSI वर्सेस TCP/IP में क्या होता है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट, होस्ट टू होस्ट नेटवर्क, इंटरनेट डेटा लिंक, फिजिकल नेटवर्क एक्सेस, ये दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है ना, मैं अभी तो मेनली वैसा ही है, TCP इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। OSI बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर OSI आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। ये राउटर का मॉडल है कुछ। इसके बाद हम लोग राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, लैन इंटरफेस में कैसे IP लगाते हैं, वेन इंटरफेस में कैसे लगाते हैं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना पड़ता है, टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, वो लोग हम लोग यहाँ पर होस्ट नेम कैसे डालता है, IP कैसे लगता है, एक्टिवेट कैसे करता है, पासवर्ड कैसे लगाते हैं, टेलनेट क्लॉकिंग कैसे करता है, ये सब जो इनिशियल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेशन में कवर करेंगे। तो अभी आप लोग का बारी है, मैंने अपना बारी ख़त्म कर लिया। आपको अगर कोई भी डाउट है आज का सेशन के ऊपर आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर सेशन में भी नहीं है, दूसरा कुछ भी है IT रिलेटेड, तो फिर भी आप लोग पूछ सकते हैं आराम से। बोलिए 1 by 1। हेलो सर। हाँ बताओ। अच्छा, एक ये IOC OSI लेयर में थोड़ा एक डाउट है, डाटा लिंक लेयर में ना सर, डाटा लिंक लेयर में इनकेस मेरे पास 2 ही सिस्टम है और हम वो दोनों कनेक्ट कर रहा है, इसमें हमने स्विच नहीं डाला, तो वो दोनों मैक एड्रेस कैसे लेगा बिना स्विच का? देखो इसमें स्विच है, ठीक है, मैं स्विच नहीं लेता हूँ। ठीक है, ये PC लगा दिया और एक PC लगा दिया, तो PC जब कनेक्ट करूँगा उसमें क्या होगा, मैक होगा ना। PC में तो इंटरफेस है ना, PC में ये है ना कार्ड, ये कार्ड लगा हुआ है ना। अभी लैपटॉप में लैपटॉप लेता हूँ, ये वाला लैपटॉप, ये कार्ड लगा हुआ है ना, इथरनेट का है ना। अगर ये नहीं रहेगा, ये वाईफाई भी हो सकता है, लैन कार्ड भी हो सकता है। अगर आपका PC में इथरनेट पोर्ट ही नहीं है तो कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। अगर इथरनेट है तो उसमें क्या सपोर्ट करता है, मैक सपोर्ट करता है ना। यहाँ पर देखिए मैक दिखा रहा है ना साइड में। अगर हम लोग इसमें जाएंगे तो अगर यहाँ पे कमांड में जाएंगे IP config, ये क्या हो गया आपका मैक। यहाँ पर इतना प्रॉपर मैक नहीं दिखाते, इसमें यहाँ से लेने के बाद दिखाई देगा, नीचे दिखा रहा है ना आपका फास्ट इथरनेट 0 का कितना है, 0090 0.0C4E ADD5, ये मैक है ना सिस्टम का। हाँ, वही मैक आपको जो काम करता है डेटा लिंक लेयर का वही। अभी ये दोनों में अगर कोई भी राउटर स्विचेस नहीं है तो अभी काम कैसे करेगा, और कौन सा लेयर इसमें आएगा बोलिए तो। अभी ये जो केबल हो गया, ये हो गया आपका फिजिकल लेयर। ठीक है, अभी जो ये मैक हो गया इसमें जहाँ पर कनेक्ट है, ये हो गया आपका डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अभी ट्रांसपोर्ट लेयर TCP जब बनाएंगे ना ट्रांसपोर्ट, तब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी नेटवर्क लेयर का क्या है, IP एड्रेस 20.0.0. हम लोग 1 दे दिया, उसमें 0.0.0 हाँ 20.0.0.1, इसमें हम लोगों ने दे दिया 20.0.0.2 20.0.0.2 दे दिया। ठीक है, तो अभी ये दोनों के बीच अगर हम लोग
कम्युनिकेशन के लिए ट्राई करेंगे तो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं। 3 नंबर लेयर कौन 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 सा था, आईपी का था, है ना। तो उसमें यस नेटवर्क लेयर का काम आ गया। 4 नंबर लेयर जो है ये क्या है आपका, 4 नंबर लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी ये जो डेटा पैकेट भेजने के लिए मैंने ट्राई किया तो उसमें क्या किया, उसको ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम जो है आपको दिखाई नहीं देगा, ये बैकग्राउंड प्रोसेस में होता है, सेगमेंटेशन का काम, डिसेगमेंटेशन का काम। और इसके बाद ये दोनों के बीच अगर अभी तो कोई भी सर्विसेज नहीं है, अगर कुछ भी हम लोग शेयर करते हैं तो क्या करते हैं, कोई ना कोई एक सेशन क्रिएट करते हैं, है ना। तो सेशन लेयर में आ जाएगा। अभी जो हमने यहाँ पर पैकेट उठाया है, इसको डाला है, ये डालने के बाद यहाँ से जो जाएगा वो कैसे होके जाएगा, नॉर्मल तो नहीं होके जाएगा, उसको एनक्रिप्ट करेगा, एनकोड करेगा, कंप्रेस करेगा, तब भी तो जाएगा ना। तो उसको क्या हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर का काम हो गया। और अभी सारा का सारा चीज़ आपको अगर देखना है तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र में, नहीं तो आप जो डिवाइसेस है उससे हम लोग देख सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक ही सिस्टम है अभी यहाँ पर, ठीक है, मेरा अभी सिस्टम एक ही है मेरा। अम, अभी मान के चलो आई टी इन्फोकोड, ये वाला क्या फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये वाला मैं जेएमडी टेक जोन का ये वाला एक फोल्डर है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया ना, इसको मैंने शेयर कर दिया, प्रॉपर्टीज में गया, सिक्योरिटी में गया, उसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मल शेयर आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल शेयर किया मैंने उसको, जेएमडी में परमिशन में दे दूंगा, एवरीवन सब अलाउ कर दूंगा। उसके बाद मैं और एक परमिशन लगा दूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन यहाँ पे दे दूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दूंगा, ठीक है। तो उसको भी डाल लूँगा मैं एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो सारा का सारा परमिशन अलाउ कर दिया मैंने, ठीक है। अभी ये हाँ, अभी मेरा क्या हो गया, ये जो हमारा फोल्डर है हमारा ये शेयरिंग में कर दिया। अब मतलब दो अगर डिवाइस ने, दो अगर कंप्यूटर कनेक्ट है, 3 कंप्यूटर कनेक्ट है, तो अभी दूसरा दूसरा जो कंप्यूटर इसको शेयर कर, इसको एक्सेस करेगा, कैसे करेगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए दूसरा वाला कंप्यूटर, ये वाला कंप्यूटर का क्या देखेगा, आईपी देखेगा। अभी मेरा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, 172.10.2 है। अभी मैं क्या करूँगा, दूसरा कंप्यूटर ऐसे ट्राई करेगा 172.20.10.2 आ गया। जेएमडी टेक जोन, इसमें मेरा क्या था, ये सब था ना, ये सब था, कुछ कुछ लोगोस वगैरह था ये सब, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे था, ये सब मेरा इस पे था, है ना। तो अभी मेरा दूसरा वाला जो कंप्यूटर है, दूसरा वाला कंप्यूटर ने कौन सा कैसे एक्सेस किया, नेटवर्क लेके किया, एक्सेस किया, है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या यूटिलाइज हो रखा है, अभी इसमें हो रखा है जो प्रोसेस में डेटा का जो फ्लोज आ रहा है ना, एनकोडिंग होके मतलब कंप्रेस होके शेयरिंग होके जा रहा है। और हम जो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा, अगर इमेज है तो हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एक इमेज एडिटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर मेरा कोई भी एक मूवी है, मैं साइबर सिक्योरिटी पीएम, हाँ यही मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, कन्वर्टेड वाला ये मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज में गया, शेयर में गया, एडवांस में गया, जाने के बाद शेयर किया, परमिशन डाला, सबको डाला। उसके बाद मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भी मैंने डाल दिया ताकि फुल पावर मिल सके। तो फुल पावर मैंने दे दिया, अलाउ किया, अप्लाई किया, ओके किया, क्लोज किया। अभी जो मेरा ये वाला है जेएमडी, अभी इसको मैं एक साथ ऊपर करके देखो, ये कन्वर्टर ये वाला आ गया। अभी हम लोग जो ये एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ, क्या एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, VLC मीडिया प्लेयर राइट है, लास्ट सेशन सर्वर है ना। तो हम लोग जो एप्लीकेशन कौन सा है, इसका नाम VLC है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, VLC को यूज किया, है ना। तो इसी को ही बोलता है आपका एप्लीकेशन लेयर। अभी समझ में आ गया, अभी डाउट क्लियर हो गया, हाँ तो वैसा हो जाएगा लेकिन तो आराम से। अगर स्विच में ये मतलब बिना स्विच का ये एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है मैक एड्रेस, तो हाँ स्विच में ये स्पेसिफिकली ये मैक एड्रेस का फीचर जो है वो देने का क्या मतलब वैसे। नहीं देखो, अभी जो एक स्विच, अभी यहाँ पर दो स्विच कनेक्ट, दो पीसी कनेक्ट हो गया। अभी मान के चलो यहाँ पे ये मैं कहाँ लगाऊंगा, कहाँ स्विच में ना, लगाऊंगा इसको, नहीं लगा पाऊंगा ना। हाँ तो हाँ अगर दो पीसी नहीं कनेक्ट करना है, स्विच से कनेक्ट कर देगा।
हाँ कनेक्शन तो स्विच से दे देगा, लेकिन मैक एड्रेस तो खुद ले लेगा ना ये तीनों, क्योंकि तीनों के पास मैक एड्रेस है, तीनों डिवाइस के पास हाँ ना, खुद कैसा ले है? लेगा। लेने के लिए प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पे आपका एक स्विच हो गया, ठीक है। तो मैं इसको केबल का मैं हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एक केबल यहाँ लगा देता हूँ, एक केबल यहाँ देता हूँ, और एक यहाँ देता हूँ, और एक मैं लैपटॉप से भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने सारा का सारा मैं लगा दिया। अभी मैं इसमें आईपी देता हूँ, मैं सब में इसमें 10.20.0.0.1 दे दिया, सही है। इसमें कैसा था, 20.0.0.2 था, ओके है। इसमें आ गया 20.0.0.3 आ गया, ओके। और इसमें डालूंगा 20.0.0.4 डालूंगा, ठीक है। तो अभी सारा का सारा हो गया। एक बार सारा का सारा मतलब जो भी है आईपी को पिंग करना पड़ेगा, ताकि स्विच को पता चल सके कि कौन सा आईपी मेरे साथ कनेक्ट है, ठीक है। अभी मैं किसको करूँगा पिंग, अभी कौन सा है आईपी 20.0.0.1, ओके। तो पिंग लगा दिया मैंने, पिंग। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना स्विच में अगर यहाँ पे मैं देखूंगा ना एनेबल सो, अभी कुछ भी नहीं शो कर रहा है, ठीक है ना, खाली है। क्योंकि क्यों खाली है, स्विच को पता ही नहीं किसका आईपी क्या है। अभी पता होने के लिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और कम्युनिकेट करने के लिए हमको खाली पिंग करना है, पिंग। अभी 20.0.0.2 कर लेगा एक बार, ठीक है, चलो 2 हो गया। 3 करेंगे एक बार, ठीक है, 3 हो गया। 4 करेंगे एक बार, 4 हो गया। अभी 5 करेंगे, 5 1 2 3 4, अच्छा सारी है, अच्छा ठीक है। तो इसमें से भी करना पड़ेगा एक बार, इसमें से भी आप कौन सा पहले देख लो। इसका है 2 है, तो एक बार हम लोग कौन सा करेंगे 20.0.0.1 करेंगे, 1 हो गया। अभी 20.0.0.2 का 2 तो खुद का ये हो गया। 3 करेंगे, 3 भी हो गया। 4 करेंगे, 4 भी हो गया, ठीक है। इसका भी हो गया। अभी इसका करेंगे आईपी कन्फिग देख लेते हैं, 3 है, ओके। 20.0.0.1 करेंगे, हो गया। 20.0.0.2 करेंगे, हो गया। 20.0.0.3 करेंगे, 3 भी हो गया। और 20.0.0.4 करेंगे, 4 भी हो गया। अभी लास्ट में हम लोग इसको देख लेते हैं। अभी इसका आईपी 4 हो गया, हाँ। अभी 20.0.0.1 करेंगे, हो गया। 20.0.0.2 करेंगे, हो गया। 20.0.0.3 करेंगे, हो गया। 20.0.0.4 करेंगे, हो गया। अभी हम लोग देखेंगे स्विच में पहले क्या था, मैक टेबल खाली था। अभी मैक टेबल देखो भर गया ना, भर गया। हाँ, अभी देखो फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/1 में क्या लगा है, कौन सा लगा है, देखो एक बार। फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच का कौन सा है, ये वाला है पीसी। तो इस पीसी का मैक कौन सा है, देख लो एक बार कौन सा है। इसका मैक है 00900C4E, लास्ट में ADD5। तो फास्ट इथरनेट 0/1 का मैक कौन सा है, ADD5 है ना, ठीक है। अभी फास्ट इथरनेट 0/3 इसका कौन सा है, C1BD। तो 0/3 में कौन सा लगा है, देखो एक बार, ये कौन सा लगा है, हाँ 0/3 है। इसका एक बार देख लो कौन सा है, 0060.2FTB डॉट हाँ, C1BD है ना, डॉट C1BD है ना। तो ये मतलब क्या, स्विच को अभी पता चल गया है कि हाँ मेरे पास अभी इसका मैक है, ये इसका मैक है, ये इसका मैक क्या है, लैपटॉप का मैक है 9C9A। तो 9C9 है लैपटॉप का मैक, ए वाला हो गया। 9C9 है, कौन सा पोर्ट में है, फास्ट इथरनेट 0/4। तो ये फास्ट इथरनेट 0/4 ये हो गया, है ना, सही है, हाँ 0/4। सही। यस हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसे करके स्विच पता करता है कि हाँ किसका मैक कौन सा है भाई, अभी मुझे किसको कैसे देना है डेटा। समझ में आ गया, क्लियर। ठीक। अच्छा, स्विच को मतलब ये मैक एड्रेस क्यों चाहिए, क्योंकि ये हर सिस्टम के पास डिवाइस के साथ आईपी भी है, आईपी एड्रेस भी दिया है, मैक मैक तो देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ, मैं एक मैक का एक हिस्ट्री बोलूँ आपको।
ओके प्लीज सर प्लीज। हाँ मैं ना देखिए। आईबी और ये मैक में बहुत कंफ्यूज होता था इसलिए नहीं 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 क्लियर कर दिया आज देखिए देखिए कंफ्यूज मत हुए, नेटवर्क इज वेरी इजी। आप अगर इसमें कंफ्यूज वर्ड खुद से बोल देंगे ना, कंफ्यूज खुद ब खुद हो जाएंगे। कभी भी यस सर। कोई भी चीज़ जब आप क्लास कर रहे होते, समझने होते ना खुद से, कभी भी उसको टाफ मत बोलिएगा। तब आपने खुद से मुंह से बोल दिया तो ब्रेन में टाफ वर्ड चला जाएगा और समझ नहीं पाएंगे आप लोग, ठीक है। सही है अभी सर यस। अभी मैं क्या बोलता हूँ, ये हमारा क्या है, मान के चलो ये गुवाहाटी है कंप्लीट, ठीक है, गुवाहाटी है। गुवाहाटी में मुझे कौन सा लड़का सही है, जीतू बोल के, ठीक है ना, जीतू। ओके, जीतू एक ही है क्या? जीतू यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है। अभी एक बंदे ने बोला है राम बोल के एक बंदा है, राम ने बोला है किसको बोला है, सीता को बोला है कि सीता तुम जाओ गुवाहाटी में जीतू को ढूंढ के लेके आओ। सीता क्या करेगा, तब गुवाहाटी में जाएगा, सीता बोलेगा मेरे पास 3 जीतू है, 1 जीतू, 2 जीतू, 3 जीतू। तो राम बोलेगा कि जीतू जिसका घर चांदमारी में हो, ये जीतू का घर है चांदमारी, ठीक है। और ये जीतू का घर है जालुकबारी बोल के एक जगह है, और एक जीतू का घर है उसमें मान लो नारंगी बोल के एक जगह है, ठीक है। तो सीता को बोलेगा कि चांदमारी वाला जीतू मुझे चाहिए। तो ये चांदमारी जो हो गया ना, ये फिक्स लैंड हो गया, जो सनमरी में है घर का, वो जो मिट्टी है सनमरी में, उसी घर में जीतू बेचता है, तो उसका डिटेल चाहिए। जो मिट्टी हो गया ना, ये हो गया आपका मैक एड्रेस जो फिक्स होगा, फिक्स है ना। जो जीतू हो गया वो उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, गुवाहाटी के बाहर भी हो सकता है, जीतू फिक्स नहीं है। तो जीतू हो गया आपका आईपी, ठीक है ना। अगर हम ओके। लोग पकड़ते हैं ना किसी को, पहले पहले आईपी चेक करते हैं, आईपी। तो आईपी अगर हमको पब्लिक दिखाई दिया, तो पब्लिक आईपी मतलब क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। और जीतू अगर घर में बैठा हुआ है वो तो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जो आईपी होता है वो क्या होता है, लॉजिकल होता है, और मैक जो होता है वो फिजिकल। इसीलिए फिजिकल एड्रेस यूनिक होता है हमेशा, और जो आईपी होता है ना जीतू, ये हमेशा लॉजिकल कहीं पे भी हो सकता है। इसीलिए आप अभी थंगमय अभी जो घर में रह रहे हैं दीमापुर में, ठीक है ना, आपका घर के ऊपर टाइमिंग बोल के कोई और बना सकते हैं क्या घर? नहीं बना सकते है ना। आपका जो मिट्टी है वो तो फिक्स है ना। पूरा वर्ल्ड में आप जिस जगह पे है वो तो प्रॉपर है ना, वो तो फिक्स है। उसमें तो टाइमिंग का फैमिली रहता है, दूसरा तो नहीं रहता है ना। पता चल रहा। अभी मैं अगर आईपी से ट्रेस करूंगा तो मुझे थंगमाई बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। लेकिन मुझे दीमापुर का थंगमाई चाहिए, तो मुझे दीमापुर का थंगमाई का घर का एड्रेस चाहिए। तो घर का एड्रेस हो गया आपका मैक, और जो आपका थंगमाई नेम है वो हो गया आईपी। क्लियर? यस सर यस सर। सही है। अभी सही है सर सही है आराम सही से धीरे धीरे करते जाइए, इतना इजी लगेगा ना आपको। है। और यस मेरा यस। और मेरा सिखाने का टेक्निक बहुत अलग है। मैं नॉर्मली टीचर नहीं हूँ, पहले ही मैंने बता दिया है। मैं प्रैक्टिकल फील्ड से आया हूँ, क्योंकि मुझे भी टीचर कोई समझा नहीं पाया, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जो ठीक तरह से नॉलेज दे पाया। तो इसीलिए मैं प्रैक्टिकल करके लोगों को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, ताकि ईजीली समझ में आ जाए सारा का सारा चीज़, ठीक है। और मेरा नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो एकदम वर्ल्ड क्लास नोट्स है, फर्स्ट क्लास नोट मैंने हर एक जगह से उठा उठा कर आराम से बनाया है मैंने। एक बार इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और ओके किसी को ओके। कुछ डाउट है इसके ऊपर, नीतू आपका कुछ नो डाउट? सर। नीतू, यू आर नॉट ऑडिएबल। हेलो नीतू बोलो। सर। सर सब ठीक है सर। एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही है। इमली तो ठीक है सर, ठीक है सर। परफेक्ट ना एकदम? यस सर, यस सर। बढ़िया है बढ़िया है। मैं एक्चुअली इमली को तो पता ही है, मैनेजमेंट आईपी सेंस कराने के लिए जा रहा हूँ हमारा डेटा सेंटर में। अभी रुको 1 मिनट, रुको इसको पॉज कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ